बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इस दुआ और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। खबरों से हम आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और भी ज़रूर विश करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ आ रहे हैं जी, और हमारी पहली खबर है इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से। डिपो का प्लान तैयार, चार्जिंग के साथ बिजली भी पैदा होगी। अच्छा इकदाम है। अब ये इलेक्ट्रिक बसें कब रवां दवा नजर आ रही हैं? मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी कुछ दिन पहले आए थे हमारे साथ। उन्होंने कहा था तकरीबन आई थिंक दिसंबर का वक्त दिया था। अब देखें इमरान। देखिए जी, हमारे यहाँ पर आदत यही है कि मुख्तलिफ मनसूबे जो हैं वो बनाए जाते हैं और फिर उन मनसूबों से मुतल्लिक जब आवाम को बताया जाता है तो आवाम जो है वो उससे उम्मीदें जो हैं वो लगा लेती है। बड़ी अच्छी बात है कि डिपो जो है बनने जा रहा है। वज़ीर आला मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द ये डिपो जो है वो बनाया जाए और ग्रीन एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर से बिजली जो है वो पैदा की जाएगी और बसें जो वहाँ पर खड़ी होंगी उनको चार्ज किया जाएगा। ये सारा कुछ ना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी लाहौर का असल मसला जो है ना, ऑब्वियसली ट्रैफिक तो है, लेकिन ट्रैफिक के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हम ये जो बात करते हैं ना कि लाहौर शहर में बेहंगम ट्रैफिक है, बेहंगम ट्रैफिक नहीं है। असल मसला ये है कि अवाम को सफरी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। लोग जो हैं वो मजबूर है अपनी सवारी पर सफ़र करने के लिए। देखें, अगर आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही हो तो फिर वो क्यों अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जबकि पेट्रोल बहुत महंगा है। ठीक है, उसके बाद बहुत ऐसी कम गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो कि बहुत महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, पेट्रोल पे चलती हैं, उससे आपका माहौल जो है वो भी मुतासर होता है। सही बात यहाँ पर यह है कि अभी मैं ये खबर पढ़ रहा था जो राउदिल शाह साहब ने दी है, उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये बयान किया जा रहा है कि जल्द आपको लाहौर की सड़कों पर 27 बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो नज़र आएगी। यहाँ पर मैनुअल बसेस जो हैं वो अभी तक नहीं आ पाई, जो कि हम साहब दौरे तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत था उसमें भी हम सुनते आए थे कि जी बसें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, बसें आ रही हैं। उनके वो 2.5-3 साल मैंने ना देखें, बात शुरू करने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि प्लानिंग तो होती है, प्लानिंग तो बहुत होती है, लेकिन उस प्लानिंग का क्या फायदा जो कि चलती ही 8-10 साल है या 4-5 साल चले और उसके बाद कह दिया जाए कि जी हमारे दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ था, हमारा दौर नहीं रहा तो रुक गया। ना कुछ होने से तो बेहतर है हम क्यों स्टार्ट में ना उम्मीदी की बातें करें, फिर ऐसे ही हमसे भी लोग हम खफा हो जाते हैं। मैं तो बहुत सीरियसली डिसएग्री हूँ गवर्नमेंट की इस तरह की जो फज किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ कागजों की तक महदूद रहते हैं और वो लोगों को ख्वाहिशात बना के दिखा दिया जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपने ट्राम का इतना बड़ा जबरदस्त प्लानिंग की, आपने इतनी बेहतरीन प्लानिंग की, प्लानिंग की बात आपने की ना, आप प्लानिंग पे चलते हैं जी। आपने ट्राम की प्लानिंग की, 100% डूएबल प्रोजेक्ट है, टाइमली डूएबल प्रोजेक्ट है, तमाम तर चीज़ें रेडी है। फिजिबिलिटी के 3 करोड़ देने के लिए आपके पास नहीं है। ठीक है जी, आपने 27 अरब का प्रोजेक्ट प्लान किया है लेकिन 3 करोड़ फिजिबिलिटी के नहीं है। आगे चलें जी, आपने नवाज शरीफ IT सिटी के साथ अभी सिर्फ आप उसकी नीचे एक बेस की राफ्ट पे पहुंचे हैं। अगर इसी तरह प्रोजेक्ट चलता रहा तो मेरा तो ख्याल है 2030 से भी आगे कहीं जाके ख़त्म होगा और पता नहीं हम कहाँ होंगे उस वक्त। अब आगे चलें जी, वॉल्टन रोड 2 दफ़ा वज़ीर आई, 1 दफ़ा रुक के 2 दफ़ा गुजर के, उसके बावजूद भी उस पर असर नहीं हो रहा। टाइम लाइन रोज़ दी जा रही हैं, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। एक रूट 47 मोहसिन साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था और उसके अंदर सिर्फ एक ब्रिज रह गया है। आप 2 मिनट के अंदर कलमा चौक से पैकेजेस मॉल के सामने पहुंच सकते हैं, 2 मिनट्स जस्ट। ठीक है, आपसे वो कंप्लीट नहीं हुआ। आपकी जो ये बंद रोड है वो कितनी मुश्किल से कंप्लीट आपने अगेन वो आ जाता है ना पिछली हुकूमतों के मंसूबे, अपना शायद ये पूरा कर रही है। अच्छा, मैं अब ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब ने तो बहुत अच्छी उम्मीद दिखाई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ने किया है? ट्रांसपोर्ट ने मेट्रो बस के साथ क्या किया है? ट्रांसपोर्ट ने ऑरेंज लाइन के साथ क्या किया है? ट्रांसपोर्ट ने स्पीडो बस सर्विस के साथ किया गया है? इन्होंने किस तरह से रोल दिए हैं प्रोजेक्ट। मेट्रो बस की खबरें देखे तो मैं थक गया हूँ। आए रोज किसी का एक्सल टूट गया है, किसी का पहिया जाम हो गया है, भी होता नजर आ रहा है। वो तो चले रोड वर्क्स है ना, लेकिन उससे आपकी टाइमिंग तो डिस्टर्ब हो रही है ना। बसें जो हैं वो बहुत हद तक खराब हो रही हैं, खटारा हो रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रही, आपको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। ऑरेंज लाइन पे आपकी एक सर्विस बिल्कुल अप टू डेट चल रही है, लेकिन आपने उसका कोई मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट कोई टाइम नहीं बनाया कि आखिर इतने साल हो गए हैं
हमने इन बोगीज़ को, ट्रेनों को फ्रेश करना है, उनकी बहुत सारी चीज़ों को रिवाइव करना है। तो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, कौन करेगा? चाइनीज़ करेंगे, हम करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेगा, ड्राइवर करेगा, कौन करेगा? कोई प्लान नहीं है। आपकी स्पीडो बस सर्विस खटारा हो चुकी है, एसी कईयों में नहीं चल रहा होता, ये कौन देखेगा? इमरान की वही बात है कि लोगों को ये इलेक्ट्रिक बसों के ख्वाब न दिखाएं। वो चल गई है सिंध में, मुझे अफसोस के साथ ये कंपैरिजन करना पड़ गया है कि वो सिंध में चल चुकी हैं। सिंध में उन्होंने रोड नेटवर्क पहले ठीक नहीं किया, उन्होंने बसें चलाई हैं जो आनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक बसें चल गई आपकी। बुज़दार दौर का प्रोजेक्ट है। बुज़दार साहब ये इलेक्ट्रिक बसें ला रहे थे, परवेज़ लाई साहब आए, फिर निगरान सेटअप आया, फिर आपका सेटअप आया। हमें वो इलेक्ट्रिक बसों की बजाय हमें प्योर बसें ही दे दें, हमें वो ट्रांसपोर्ट ही दे दें, हमें वो नए ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, रेरो, ग्रीन वही रूट्स ही दे दें जहाँ से हम लोग जा सकें। हम लोग क्या है, चिंचियों पे रुल रहे हैं, टूटे बसों पे, टूटे मजदे, टोयोटा पे बैठ बैठ के कमरे टूट चुकी हैं शहरियों की। और ये लोग हैं, ये जब निकलते हैं तो शान शौकत के साथ कॉन्वॉय लेके निकलते हैं, तो लोगों के दिल से दुआएं निकलती होंगी। देखिए ना, जब आप मुतबादिल सफरी सहूलत नहीं देंगे तो सारा बर्डन जो है वो आपकी मेट्रो पे पड़ेगा, वो ऑरेंज ट्रेन पे पड़ेगा। यकीन माने हमें ये ना ये हमें हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट ब्यूरोक्रेट से जान छुड़ा दें। मैं तो सिर्फ आपको ये कहता हूँ, इससे खूबसूरत प्रेजेंटेशन तो मैं इमरान बना लेंगे, सही कहा, ठीक है। मैं इससे अच्छी प्लानिंग में दावे के साथ कहता हूँ, मैं बहुत अच्छा कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं ना सिविल इंजीनियर हूँ ना ट्रांसपोर्ट इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं ये प्लानिंग मैं भी कर ले, इससे आगे चले। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आए थे वो तो अभी कह रहे थे कि बसों की तादाद बहुत कम है, तो ये 64 बसें खड़ी करने के लिए बनाए जा रही है। 64 बस नहीं, आपके 64 बसें तब आएंगी जब ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। अंदाजा करें। और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कब होगा? कोई टाइमलाइन नहीं। अच्छा, मैं आपको ना एक ईमानदारी के साथ बात बताता हूँ। कल ही मुझे एक अफसर ने कहा, एक और अथॉरिटी के अफसर ने, कि जी ट्रांसपोर्ट वाले और लाहौर ट्रांसपोर्ट वाले हमें कह रहे हैं कि आप हमें ये डिपो बना दें। अंदाजा करें, उनके पास अपना इंजीनियरिंग विंग नहीं है, उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई अफसर नहीं है। वो अब कभी LDA, कभी CBD, कभी किसी को कह रहे हैं कि जी हमें आप ये मेहरबानी करके ये डिपो बना दे। ये हालात है। मुझे कल का ही वाकया याद आ गया, क्योंकि कल ही मैं एक अफसर के पास बैठा हुआ, तो उसने मुझे कहा कि यार हमें ये ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं, तो हमें मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए, हमसे तो अपने काम नहीं हो रहे। मजाक में वो बात कर रहा था ना। तो ये तो इनकी हालत है। कब वो बसें आएंगी? आपका ये बस डिपो यहाँ पे मौजूद है, स्पीडो का आपने देखा है, टूट फूट का शिकार है। अलबत्ता चलें, अब ये बसें आ भी जाती है ना, तो जो आपकी ज़रूरत है ना, जो जिस तरह से स्मॉग अभी आने वाली है, जो रोड्स के हालात हैं, जो ट्रैफिक के हालात हैं, ये बसें आ भी जाती है ना, तो ये इनफ नहीं है। सो मुझे तो लगता है कि ये जो डिपो तैयार कर रहे हैं, 2-4 बसें आएंगी, दिखा देंगे कि हमने मंसूबे का इफ्तिताह कर लिया। वही जो एक रिवायती इफ्तिताही तकरीब होती है, वही ना रिवायती इफ्तिताही तकरीब होती है, शायद बसों पे तस्वीरें भी आपको नजर आए, यकीनन खूबसूरती में, शायद नहीं, यकीनन। अच्छा जी, जो खूबसूरती में इजाफा करें। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे आगे आने वाले वक्त में, सफरी सहूलियात किस कदर बेहतर होती हैं, नहीं होती हैं। सो ये तो थी जी इलेक्ट्रिक बसों की कहानी। पता नहीं अब ये कितनी देर तक चलती है, कितनी देर तक नहीं। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। PIC की तरफ हम जा रहे हैं। इंतजामी बहरान है, 1.5 माह बाद मुस्तकिल सरबरा नहीं मिल सका है। PIC के सरबरा प्रोफेसर अंजुम जलाल ने आर्जी चार्ज पर मजीद काम करने से माजरत कर ली है। कौन पुरसान है यहाँ पे? अच्छा, 1.5 माह की आप बात कर रही हैं। ये कुछ अर्सा कबल कमेटी बनी, 1.5 माह पहले समरी वज़ीर आला साहबा को अरसाल की गई कि मुश्किल सरबरा जो है वो तैनात किया जाए। पहले मैं ये बता दूं कि जब से PIC बना है उसकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इसका सरबराह जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से नहीं है। PIC का सरबराह 1 साल से नहीं है, 1 साल से आर्जी चार्ज पे PIC को चलाया जा रहा है। वजह क्या? समरी जो है वो गई हुई है मोहतरमा के पास, अब वज़ीर आला साहबा के पास पता नहीं कौन से ऐसे ज़रूरी काम है कि ये जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये के जितने अस्पताल है ना, सबसे ये ज्यादा दिल के इलाज मुआवजे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे पंजाब, पूरे सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और अगर आप ये देखें कि अगर आपका उसके बारे में ये आप इस तरह उसके साथ कर रही हैं कि उसकी समरी जो है वो 1.5 महीने से आप दबा कर बैठी हुई हैं, तो फिर आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी? माजरत के साथ हमारी ये जो हुकूमत है ना, हमेशा से इसका वतीरा ये रहा है कि ये हर इदारे को एडहॉक पे चलाना चाहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ऑब्वियसली जब आप किसी को आर्जी चार्ज देंगे
और जब वो आपके सामने बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोई इस काबिल नहीं है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ कि जब आप किसी को आर्जी चार्ज देंगे, जब वो आपके सामने आके खड़ा होगा तो वो फिर हाथ बांध के खड़ा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पास आर्जी चार्ज है, और आर्जी चार्ज जिसको मिलता है ना, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि चलो जी मेरे पास आर्जी चार्ज है और मुझे जो है वो नवाज़शात मिल रही हैं, तो वो तो जी हजूरी करेगा। जब आप कैपेबल बंदा जो है वो एक प्रोफेशनल बंदा जब लगाएंगे तो फिर वो अपने मुताबिक काम करेगा ना। आप ये देखें कि पीआईसी के बारे में अब फिर हम वही बात करेंगे तो लोग हमें कहते हैं कि ठीक है वो वक्त बहुत अच्छा था लेकिन अब हालात खराब हैं, तो आप उस अच्छे वक्त को बार बार क्यों याद करते हैं? हम क्यों ना करें? आपको नहीं पता, दुर्रे नायाब साहब को नहीं पता, क्योंकि ये भी आधी रात को भी ड्यूटी करते रहे हैं, पीआईसी के दौरे करते रहे हैं निगरान दौर में, मोहसिन नकवी साहब के दौर में हमने भी देखा कि पीआईसी की क्या कंडीशन थी। ऐसे जिनों की तरह वहां पर काम जो है वो हो रहा था। अब आपके पास अगर उसकी समरी आई है, खुदारा उसको देखते हैं। अब जिनको आर्जी चार्ज दिया गया है उन्होंने भी इनकार कर दिया, उन्होंने कहा भाई 1 साल से मैं आर्जी चार्ज चला रहा हूँ, अब इसका बर्डन इतना ज्यादा है कि मैं इसको मजीद जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, आप ये चार्ज मुझसे वापस ले लें। खाने की नजर है, क्या उस स्टैंडर्ड का कोई बंदा नहीं मिल पा रहा? नहीं, समरियों की तो हालत ये है कि कल मैंने किसी महकमे के सरबराह से पूछा कि जी एक डेपुटेशन अगर किसी ने करवानी हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? कहता भाई हमारे हाथ से लेके ये मामला अब सीएम के पास चला गया, अगर किसी अफसर ने एक महकमे से दूसरे अफसर ने उसकी समरी भी सीएम के पास जाएगी। सीएम के पास इतना टाइम है कि मैंने एग्जैक्टली मैंने कहा सर सीएम के पास इतना टाइम है कि वो हर समरी पर साइन करे, हर समरी को पढ़े? कहते यार ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात सेक्रेटरी टू सीएम जो है वो सीएम के साथ चीज़ें लेके जाते हैं, वन पेजर बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों का, वो एक एक एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको थ्रू हो जाता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों के इख्तियार जो है वो महकमों से निकल के सीएम हाउस में मुंतकिल हो चुके हैं। अफसरान की तैनातियाँ, अफसरान की डेपुटेशन, अफसरान की रेगुलराइजेशन, अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों समरीज जो हैं वो इस वक्त सीएम हाउस में पड़ी हैं, उनका वेटेज पे है, पड़ी ही रहेंगी। ये तो बहुत ही बड़ा मामला है। मैं तो कुछ छोटे छोटे मामला बता रहा हूँ कि वो भी अब किसी सरबराह का इख्तियार नहीं है। पीआईसी गई हैं अब तक सीएम साहिबा जब से? मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं ऐसी कोई खबर देखी ना। मेरे ख्याल से फिर यही वजह है कि जी वो नहीं गई, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी गई है महज 15 मिनट के लिए, उससे एक दिन पहले उसके सामने सड़क बना दी गई थी और एग्जैक्ट उनको उसी वार्ड में लेके जाया गया, जिसमें सिर्फ एक सहूलत को ऐड करवाया आपने पोर्टल में, पीआईटीबी के पोर्टल में बच्चों की सर्जरी की एक सहूलत को ऐड कराया, तो आपने उसका इफ्तिताह भी करने चली गई। अब खुदारा इस तरह के मामलात में जाएं जहां पे लोग रुल रहे हैं, जहां पे इंतजामी, अब कल को क्या होगा? कल को स्टंट्स नहीं होंगे, आपकी दिल की मेडिसिन नहीं होंगी, आपके दिल के ऑपरेशन इल्तवा के शिकार हो रहे होंगे, ऐसे मामलात डिस्टर्ब होंगे ना। जिसका सरबराह नहीं है, जिसका सरबराह नहीं है तो वो यही होगा ना। और माजरत के साथ, लेकिन ये मामला शहर के दीगर अस्पतालों में भी है, एमएस के बगैर ही चल रही है। इनसे अगर बात कर ले, मेरिट का ये रोना रोते हैं। मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा करूंगा, गुस्सा करने से पहले एक बात और भी सुन ले। मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस चीज की कि मैं अड्डा प्लॉट से गुजरा तो वहां पे अड्डा प्लॉट की जगह शरीफ मेडिकल जो है ना स्क्वायर का बोर्ड लग गया। अच्छा जी, अच्छा। अब वो अड्डा प्लाट नहीं, जी अब वो अड्डा प्लाट नहीं होगा। ये 2-4 दिन पहले की थी कि मैं रिंग रोड से उतरा था तो वो कहते शरीफ मेडिकल स्क्वायर की तरफ जाएं, उतरा तो शरीफ मेडिकल। आपके पास इतना टाइम है कि आप ये चौकों के फैसले कर लें, आपके पास ये टाइम नहीं है कि 2 लाख 3 लाख शहर में ये सारे बोर्ड में आवे 2-3 लाख आप बंदों का फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन, जिस मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन ये 2 चीजें बेहतर है ना, यकीन जाने वो मुल्क हो ही नहीं सकता कि वो तरक्की ना करे। यहाँ दोनों चीजें बेहतर और इनका मेरिट माजरत के साथ, इनका अब ये जो इन्होंने यूनिवर्सिटियों के साथ हाल किया है, जो ये गवर्नर वाला मामला चल रहा है कि गवर्नर जो है वो आईनी सरबराह है ना सूबे का, वो आईनी सरबराह है और यूनिवर्सिटियों का चांसलर है कि शरीफ आदमी ने हाथ खड़े कर दिए। उसकी मर्जी के बगैर आप कर नहीं सकते, लेकिन आपने वाइस चांसलर लगाया उसकी मर्जी के बगैर, और आप कर क्या रही हैं? गवर्नर ने नुक्ता क्या उठाया कि भाई आपने मेरिट पर कुछ बंदे रखे ही नहीं है, जो बंदा आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरा, पॉइंट स्कोरिंग में सबसे ऊपर है, आपने क्या किया कि उसके नीचे कोई नजर ही नहीं आया। जब वो आपको वो बंदा पसंद नहीं है, उसके नीचे जो बंदे हैं वो है ही नहीं इस काबिल, तो आपने क्या किया कि इसको नहीं लगाना, री एडवर्टाइज कर देते हैं हम। खुदा का खौफ खाएं, 2.5 साल से मुश्किल वाइस चांसलर नहीं है यूनिवर्सिटियों में, 2-2 साल से वाइस चांसलर नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया यूनिवर्सिटियों का, तनख्वाह देने के पैसे नहीं। और आप बैठी हुई हैं यहाँ पर, जिस तरह आप कह रही हैं कि पीआईसी में एक बार तो चक्कर नहीं लगाया, 1 साल से आपका पीआईसी का सरबराह नहीं है, डेढ़ माह से आपके पास समरी गई हुई है, उस समरी पे कर क्या रही है आप? पता चल रहा है कि तरजीहात क्या है। खैर यहाँ पर अच्छी खबर एक ये भी है, शुगर के मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए ज़ियाबतीस सेंटर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में कायम। ज़ियाबतीस सेंटर से मुफ्त इंसुलिन बच्चों के घरों में पहुंचाई जाएगी।
ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की ज़रिए सदारत इजलास हुआ है, ये फैसला हुआ है, अच्छी चीज़ है अगर इस पर अमल हो जाए। अच्छी चीज़ है अना, जो कैसी चीज़ बात अच्छी है है, उन्हें अप्रिशिएट किस करेंगे। चीज़ की अच्छी है? आप ख्वाजा साहब से ये क्यों नहीं पूछती कि बच्चों में शुगर पहले कहाँ थी, बताएं। 15 साल हमें भी सहाफ़त 16 साल करते यहाँ पे हो गया है, किधर बच्चों में ये शुगर के मामलों कौन सी खाने पीने की अच्छी है जिसकी वजह से बच्चों में इंसुलिन की कमी हो रही है? हमें ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। दुर्रे आपको नहीं लगता बीइंग पेरेंट्स हमारी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी कल को है? बच्चे आई एम रियली सॉरी, आजकल पेरेंट्स भी बड़े आपको क्या, अच्छा आप मुझे बता दें कि मुझे पता है कि किस वजह से बच्चों में शुगर पैदा हो रही है, आप मुझे बता देना तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आप जो कहेंगी मैं आपको खिलाऊंगा। आप यही मिनिस्टर साहब को पूछ लें कि आप बताएं कि जी बच्चों में शुगर जो है वो क्यों बढ़ रही है, छोटे बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में, छोटी उम्र के बच्चों में जो बालिग नहीं है उनके अंदर शुगर का म्यार और इंसुलिन की कमी क्यों हो रही है। आप अगर उनसे जवाब ले लेना, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से इस बीमारी पे काबू पाएंगे जब आपको प्रिवेंशन की पता ही नहीं। आप मुझे बताएं किस तरह काबू करेंगे। बिल्कुल सही। बाहर कोई मर जाता है ना, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये क्यों मर गया, हालांकि वो कुदरती अमल है, हमारा भी यकीन है और गैर मुस्लिम को यकीन है कि मरना है सबने, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर क्या वजह थी, और उस इन्वेस्टिगेशन की जगह वो कोई ना कोई उसका बीमारी और उसका इलाज निकालते हैं। आपने जब एक चीज को जड़ से खत्म करना है तो फिर उसकी प्रिवेंशन की तरफ। ये ख्वाजा साहब के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। देखें, इसमें यह है कि जो शुगर के मरीज बच्चे हैं, पहले तो ये है कि महकमा हेल्थ ने उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपकी टीमें उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगी। उसके बाद यह है कि आपने जो ज़ियाबती सेंटर बनाने हैं वहां से जो आप इंसुलिन बच्चों को फ्री देते हैं आपने उसकी भी मॉनिटरिंग करनी, ठीक है, और जो ऑलरेडी सेंटर्स बने हुए हैं उनकी भी आपने मॉनिटरिंग करनी है। अब ये उसी महकमे की बात हो रही है जो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो डेंगू के केसेस हैं या और केसेस हैं, उसकी जब गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? अब एक वजीर जो है, चले हम मानते हैं कि ख्वाजा साहब जो है, हम जानते हैं हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि यार अवाम तक जो है ना, अवाम को रिलीफ मिले किसी हद तक, लेकिन रिलीफ तब मिलेगा ना जब आपके अंडर लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जब वो ही नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? और फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मुसलसल मॉनिटरिंग मांगते हैं, फॉलो अप मांगते हैं, मतलब खबर ये बहरहाल एक मुश्किल टास्क लिया तो वहां तक काम नहीं रहता, इसके लिए आपको मुसलसल मॉनिटरिंग करनी होती है, फॉलो अप। दुनिया का कोई भी पावरफुल पावरफुल बंदा आ जाए वो इन माफिया पर काबू नहीं पा सकता। एक मुल्क की स्टडी थी, उस मुल्क ने चीनी पे पाबंदी लगाई, अब उस मुल्क में आज तक गन्ने से चीनी पैदा नहीं होती, स्ट्रॉबेरी से या नेचुरल फिनोमेना से वो चीनी पैदा करते हैं और एक लिमिटेड हद तक देते हैं। दैट्स इट। भाई अल्लाह माफ करे, क्या उन्होंने काबू कर लिया। वैसे भी हमारे मुल्क में जो चीज बनती है वाफर है, वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, हमें मिलती नहीं, उस मुल्क में हमारे मुल्क से पाबंदी है और वो हमारे पास रह जाती रही। ये गन्ना भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शहरी 15 पर कॉल या ईमेल करके ही चालान खत्म करा सकते हैं। अच्छा जी, कॉल तो आपकी 15 का डेटा किस हद तक मौसर है, कितना उस पर रिस्पॉन्स किया जा रहा है, कुछ दिन पहले हमने खबर भी आपके साथ शेयर की थी। ईमेल कौन करेगा? गलत ई चालान खत्म करवाने की बड़ी सहूलत। गलत ई चालान आएगा ही क्यों? दुनिया देखिए यही तो बात है ना कि गलत चालान आएगा क्यों। आप वो सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, आपकी गलती का खमियाजा यहाँ लोग। अब लोगों को ना एक और एक्सरसाइज दे दी है कि जी वो सारे दिन पागलों की तरह बैठे रहे, कोई पढ़ा लिखा तो ईमेल करे, फॉलो करता रहे, कोई नहीं है तो वो किसी से कॉल मिला के बिठाया है, वो अपना दिमाग खाए, आप अपना दिमाग खाए। पहले जो 15 का रिस्पॉन्स है वो पहले इतना थर्ड क्लास रिस्पॉन्स है, अब उनको इस चीज़ में डाल दिया गया है। पुलिस पे एतबार करने को तैयार कोई नहीं है। पुलिस की कोई रेमेडी जो अगर आप रैंकिंग करें वो रैंकिंग कहीं से निकलेगी नहीं, तो मुझे बताएं कौन उन पर एतबार करके उनको कॉल करेगा। और जिसका ई चालान गलत हो जाता है, अब उसको एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है कि वो पागलों की तरह सारे काम छोड़ के 15 के पीछे पड़ जाए। टाइम किसी के पास है, इतना पीछे पड़ जाए और किसी की गलती का खुमियाजा जो आपने बात की है वो खुद करे, और उस बंदे को नहीं कुछ कहना, उसको नहीं आपने कुछ कहना, उसको नहीं छेड़ना। वो एक आपकी सेक्रेट का हुआ है, एक मोतबर शख्सियत है, उसको बिठाई रखें और उसको कोई नहीं करना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस की ना पुलिसिंग है, ना क्राइम कंट्रोल है, तो है ना कुछ समझ आ रहा है पुलिस कर क्या रही है। ये बड़ी अच्छी बात है जिसने भी लगवाई है ना ये इन पे टिकटॉकर पे पाबंदी पुलिस वालों पे। मैं तो कहता हूँ उसको दुआएं देनी चाहिए हाथ उठा के, नहीं तो ये तो टिकटॉकर्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, पुलिस वाले खुद ही बन गए थे सारे। और एक खुद एहतसाबी का ऐसा उन्होंने अमल स्टार्ट किया था जो बंद कमरे में नहीं हो सकता, वो सिर्फ कैमरों के सामने हो सकता था। बिल्कुल सही। ठीक है, एक डीपीओ साहब तो सिर्फ कैमरों के सामने जो है ना वो दुनिया उजाड़ देते थे, पूरी अपना ईमान ताज़ा करवा देते थे।
वो बंद कमरे में इंसाफ नहीं होता था। तो भाई बंद कमरों में आप लोगों को इंसाफ दें, आपका एतमाद बहाल हो, आपको किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जर्नलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं। ये मोटिवेशनल स्पीकर तो आईजी साहब खुद बन के पुलिस वालों को दें, मोटिवेशन जितनी भी है माजर के साथ। मोटिवेशनल स्पीकर बने भी मैंने उन्हें बहुत दफा नहीं तो पुलिस वालों को दें ना। लोगों को क्या कसूर है? लोग तो तंग है, लोग तो इनसे तंग है और उन्हीं को मोटिवेशनल स्पीकिंग दी जाती है। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि एक मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई और मुझे ही मोटिवेशन दी जा रही है कि नहीं आप ऐसा ना करें, इस तरह कर लें। और जो पुलिस वाले हैं ना, वो बैठ के या सो रहे होते हैं, मैंने कई कॉन्फ्रेंस में वीडियोस देखी हैं, या वो ऊँग रहे होते हैं या वो सो रहे होते हैं, वो लीस्ट इंटरेस्टेड। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने सिस्टम में बेहतरी ला के गलत ई चालान करें ही ना, लोगों को ये मसला ही ना हो। आखिर ये हो क्यों रही हैं? क्योंकि अब आपने मकसद बना लिया कि धड़ाधड़ ई चालान करने। देखिए जी, चलें शुक्र अदा करें उनका कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाई हमसे जो गलती होगी, जिसकी शिकायत आप करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि जी आपके साथ गलती हो रही है, फिर आप हमें ईमेल करेंगे। उसके बाद 15 पे आप करेंगे, वो हमें ईमेल करेंगे, ईमेल के बाद हम तस्दीक करेंगे, तस्दीक के बाद हम 24 घंटे में आपकी कंप्लेन जो है उस पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपका जो गलत ई चलाना है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि एक महकमा और बनेगा, दुरुस्त हो जाएगा, एक महकमा और बनेगा जो 15 या अमल दरामद नहीं करेगा तो उसकी भी कंप्लेंट आगे तीसरे महकमे। वाकई बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ अभी यही सोच रहा था जब ये खबर मैं पढ़ रहा था कि मुझे ऐसे ही एक ट्रैफिक वार्डन ने रोका और उसने मुझे कहा, मैं असाइनमेंट पे जा रहा था, उसने मुझे कहा कि जी आप रोके, कहा कि जी आपकी गाड़ी का चालान है, काफ़ी ज़्यादा चालान है। मैं कहा जी कितने हैं? उसने कहा जी 5 चालान है। मैंने कहा अच्छा, मैं जल्दी में था, मैंने उसे कहा सर मैं तो सिग्नल की वायलेशन नहीं करता ना, नहीं तोड़ता मैं, तो नहीं ये ज़्यादातर आपके चालान। मैंने कहा है कैसे ये चालान ना? अच्छा, मैंने वो बाद में देखे, खैर मैं बताता हूँ हुआ क्या। उसने कहा जी आपके 5 चालान है, आप अभी पे कर दें तो आप जा सकते हैं। तो उसने वो अपनी वो जिस पे वो सिस्टम होता है उस पर देखा ये, अच्छा मुझे उसने कोई प्रिंट नहीं दिया, उसने कहा ये आपकी गाड़ी का नंबर है और इस पे 5 चालान है। खैर मैंने अब पे कर दिया, आईडी कार्ड दिया, सारा कुछ किया। मुझे अब नहीं पता कि वाकई वो मेरे चालान थे या नहीं, ठीक है। मैं बाद में प्रिंट निकालता, उनको देखता। ऐसे बहुत से शहरी हैं जिनको ऐसे ही रोक लिया जाता है सड़क पे, जो चाहे इमरजेंसी में होंगे या मुश्किल में होंगे, जैसे भी जा रहे होंगे। तो वो गलत चालान थे तो आप तो गए। वही मैं अभी यही सोच रहा था ना कि मुझे उनको चेक करना चाहिए था। अब ये है जो आप बात कर रही थी और दुर्रे ने आप भी यही बात कर रहे थे कि ये अपने उस सिस्टम को देखें कि गलत चालान आते क्यों है मोस्टली। अच्छा, वो चालान जब मैंने पे कर दिया उसके बाद मैंने जब प्रिंट निकाले, 1-2 मैंने सिर्फ 2 ही प्रिंट निकाले थे, 2 चालान जो पहले मैंने निकाले उसके बाद मैंने छोड़ दिए। वो 2 चालान मेरे ऐसे थे कि बम्पर टू बम्पर जब गाड़ियां होती हैं और वो आपकी रेड लाइट जो है वो ग्रीन से येलो रेड हो जाती है, उस दौरान के वो चालान थे। तो ये भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए ऐसा कि जब एक गाड़ी ने ग्रीन लाइट को क्रॉस कर दी है और आगे वो बेचारा फंस गया है, तो वो क्या करेगा? एआई सिस्टम पे आ गए ना, बहुत स्मार्ट हो गए। तो ये जो बम्पर टू बम्पर, हमें वो पुराने वार्डन ठीक थे भाई, खुदा वही हमें दे दे, हम उनको मौके पे चालान करवा के बैंक से फीस पे करके दे देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लेम कहाँ करेंगे फिर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले गए? अच्छा, पूरी दुनिया में 10 साल पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गए, खत्म हो गई, और पाकिस्तान में अब एआई आ रही। और उस पे भी चालान अगर गलत आ जाता है तो आप वो ठीक करा लें। आप उसको ठीक कर लें, आप ठीक करा लें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। गलती हमने की लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि गलती हम कोई और करे, भुगते कोई। हाँ, भुगतेंगे आप और भुगतेंगे और जबरदस्ती भुगतवाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कहे कि जी चले जी मैं माफी मांगू। 500-600 के लिए जो चालान होता है 500-600 का, उसके लिए पहले वो कॉल करे, ईमेल करे, फिर वेट करे, फिर उनसे बात भी करे। आपने बात भी करनी है उनसे कॉल करके कि मेरे साथ ये हुआ, इसको ये करे, फिर वो आपको बताएंगे 24 घंटे बाद लेकिन कि हम अपनी गलती मान रहे हैं या नहीं। हो सकता है आईजी साहब के पास इसकी भी जस्टिफिकेशन हो कि इसके पीछे भी एक मोटिवेशनल बात है, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी किसी दिन पूछें। ये मोटिवेशनल चीज है ना, एक चीज बार-बार मेरे माइंड में आ रही है, इम्प्रेस करने की वाकई बड़ी मेरे एक दोस्त ने कल फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पॉडकास्ट में अच्छी बातें करने वाले लोग दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं। सही है, वही बात वो सिर्फ वहां तक ही पाए जाते हैं, वो वहां तक की मुफीद मशवरे भी देते हैं, अपनी रियल लाइफ में भी वही। मैं एक सर्वे देख रहा था, उसमें वो बंदे ने बड़े टेक्निकल तरीके से साबित किया था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का ग्राफ 2022 और 23 में मुसलसल गिर रहा है। मुसलसल लोग उनको सुनना छोड़ रहे हैं। वही बात
कि वो बातें सिर्फ पॉडकास्ट हवाई में अच्छी बातें लगती लगती हैं हैं, आपको। आपको माइकिया की अच्छी लगती है, लेकिन होती नहीं है। रियल लाइफ में उनका वो कोई- लोग मिलते बिल्कुल। नहीं है आपको, वो जज्बा, वो माफ करने वाला आपका लेवल जो है वो मिलता नहीं कहीं पे आपको। हाँ, वो जो पॉजिटिविटी बताई अदम जाती बर्दाश्त है है ना, अदम बर्दाश्त है। अब और उसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि लोगों की आदत ऐसी है, लोगों की आदत ऐसी बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंदा बाहर निकलता है, उसके दिमाग में कितनी ज्यादा टेंशन है, बिजली के बिल है, ठीक है, उस रोजगार है, फिर उसके बाद टैक्सेस हैं, फिर आगे ट्रैफिक का रश है, फिर दफ्तर की झाड़े हैं, फिर अपने बॉसेस के मामलात हैं, बहुत प्रेशर है, बंदा हर किसी टेंशन में में बहुत प्रेशर है। हाँ, वाकई इकबाल टाउन से इकबाल टाउन में सिटी 42 उसने 10 मिनट में पहुंचना है, कैसे पहुंचे? सही बात। फिर इस तरह के आपके ऊपर मसाइल अगर आ जाएं कि जी अगर गलत ही चालान आ गया तो आप खुद ठीक करा लें, 100 मसले आगे भुगतने होते हैं। खैर, इस पर जरूर कोई बेहतरी करनी चाहिए, अदरवाइज लोगों का ये मसला नहीं है, ये आपका मसला अगर समझे तो। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा, खबर हमारे पास है, ताजिरों से मुज़ाकरात में नाकामी पर एफबीआर ने तेवर बदल ली है। तमाम फाइलर्स का सख्त ऑडिट करने का फैसला किया गया है। अच्छा फैसला है? मुझे तो बहुत अच्छा फैसला लग रहा है। मैंने तो पूरी डिटेल पढ़ी है और मुझे पहली बार खुशी हुई है कि शुक्र है कोई सरकारी इदारा को बेहतर काम करने जा रहा है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि अवाम जो फाइलर तो हर किसी को होना चाहिए, ठीक है, फाइलर तो हर किसी को होना चाहिए। मैं भी हूँ, दुर्रे नायाब भी है, सभी हैं फाइलर, बहुत अच्छी बात है और ये फायदे की बात है फाइलर होना। आपको चीजें सस्ती मिलती हैं, आपके लिए आसानी होती है। हम हमेशा ये बात करते थे कि जी आम आदमी को छोड़ के बड़े मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए और एफबीआर मेरे ख्याल से पहली बार ये चीज करने जा रहा है कि जो खबर में ये बयान किया जा रहा है कि ऐसे दर्जनों मैन्युफैक्चरर्स हैं, दर्जनों इंपोर्टर्स हैं जिनका टैक्स जो है वो साल से जीरो आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये बड़ी अच्छी बात है। बनाने वाले भी खुद ही लोग और ये ताजरों से मुज़ाकरात जो है ना, माजरत के साथ ताजर जो है ना, खुदा का खौफ खाएं, ठीक है। ओ भाई, अब आप जो इंपोर्ट कर रहे हो या जो चीजें बना रहे हो, ठीक है, आप भाई टैक्स पेयर हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट को उसका हक तो दो। जो चीजें आप सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तो दो। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि जब इन्होंने पहले जो बात आप कर रही थी कि इन्होंने पहले ताजर बरादरी के साथ मुज़ाकरात किए जो कि नाकाम हो गए, वो यही कह रहे थे कि ऐसे दर्जनों बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े मींस जो अरबों में खेल रहे हैं, ठीक है, उनके जीरो टैक्स पे कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है? जाते हैं। अब यही बात है ना कि जो एफबीआर है वो यही कह रहा था ताजरों को कि भाई हम आपके साथ मिलके आपकी मशावरत से ये अमल शुरू करना चाह रहे हैं ताकि मसाइल पैदा ना हो। जब वो नहीं माने, अब इन्होंने ये किया कि अब ये जो है वो 4000 ऑडिटर जो है उनकी खिदमात हासिल करेंगे और अब उनको दोबारा रिव्यू करेंगे, इनकी सारी चीजें, सेल्स परचेज, सारी चीजें जो है वो देखेंगे। अभी भी बड़े बड़े होटल्स में आप चले जाएं या जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, यकीन जाने जब हम खाना खाने के लिए जाते हैं, स्पेशली फूड कोर्ट्स के हवाले से बात करें, वहां पर हम टैक्स पे करते हैं ना, वो लिखा होता है 16% जीएसटी, और वो अभी भी वो 16% जो है वो नहीं देते, वो चोरी कर रहे हैं। दो को तो मैंने खुद पकड़ा है, जो उन्होंने इनवाइस दी होती है उसको जब आप मोबाइल पे मैंने ऐसे ही किया तो वो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यार ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। फिर उसने कहा अच्छा सर आप ऐसा करें, आप आधा कर दें। मैं भाई मैं आधा भी क्यों दूं? हाँ, बिल्कुल। जब आप गलत ले रहे हैं, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो फिर आपको आधा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। और मीडिया और अवाम एफबीआर के साथ इनका सहूलतकार कौन? देखिए ना, जाहिर बात है एफबीआर है, इनकम टैक्स नहीं, अब जब पकड़ नहीं है इनको, देखिए जाहिर बात है इनको पहले कोई सेव कर ही रहा था। पहले तो बाजारों, मार्केटों में, होटलों में, दुकानों में जहां भी जाएंगे ना, उनकी कोशिश होगी कि आप उनको कैश दें, ठीक है। उनकी कोशिश होगी, कभी मशीन का बहाना बना लेंगे कि सिग्नल नहीं आ रहे, ऐसे ही है, कभी कहेंगे वो मशीन खराब है सर, कार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें डायरेक्ट टैक्सिंग हो सकती है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी तो पहले ये कोशिश होती है। अब ये तरीके किसने बताए? मैं यही कहती हूं। ठीक है, फिर इतने साल से जो उनका ऑडिट नहीं हो रहा, आप जीरो ऑडिट में इमरान फाइल कर देना तो हम पे ऑडिट आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। आप बताएं जी आपके जीरो ऑडिट कैसे है, लेकिन इन लोगों पे नहीं आ रहा। अब ये जो ताजर तंजीम है, कल मैं उनका बयान, ताजर रहनुमा अमीर साहब, उनका बयान पढ़ रहा था कि जी हमने एहतजाज किया तो हम पे मुश्किलात आ गए। कौन सी मुश्किलात आ गई? अगर आप इतने अच्छे टैक्स पेयर हैं, अगर आपने इतना अच्छा टैक्स पे किया हुआ है, तो फिर ऑडिट होने में मसला क्या है? बिल्कुल। अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपने 100% ईमानदारी के साथ अपनी चीज़ें फाइल की हैं, तो फिर आप उसको कंटेस्ट भी करेंगे। फिर एफबीआर उस पर झूठे जो है वो मुकदमे तो नहीं बना सकती ना, जस्टिफिकेशन है, जमा तफरीक है। बिल्कुल ऐसे तो अगर आपने उसमें भी सियासत शुरू कर दी, ताजर बरादरी आप कि जो मुखालिफ ग्रुप है वो कह रहे थी आप लोगों की वजह से हमारा जनरल ऑडिट होने जा रहा है, ये हकीकत। तो भाई मैं तो कहता हूँ ये तो अच्छा हो गया। आज जनरल ऑडिट से जो इस ब्लैक मेलिंग से निकल जाएगा
वो एक दफ़ा और हमेशा के लिए इस चीज़ से पाक हो और जाएगा। ये कोई ये चीज नहीं है कि एफबीआर जो है वो सख्त ऑडिट करने जा रही है, ये सख्त ऑडिट नहीं है, एफबीआर अपना काम कर रही है, रूटीन का काम देखेगी कि अपना अच्छा काम करने जा रही है। देखेगी जो कोई कुछ ओवरलुक तो नहीं हो गई। हम एक फॉर्म फिल करते हैं, कुछ चीजें छूट गई हैं, हम उसको दोहराते नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। हम उसको 3-4 दफा प्रिंट लेके दोबारा फाइल नहीं करते जी, कि यार बिल्कुल हमने ये करते गलत लिख दिया। ये भाई अगर कोई बंदा आपको री प्रोफाइलिंग में जाके चेक कर रहा है, देख रहा है कि शायद हमसे कोई चीज़ ओवरलुक हो गई है, वाकई ये बड़ी चंबे की बात है कि जीरो टैक्स इतने सालों से किसी भी छोटे से छोटे इंपोर्टर का भी हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे। और जो इसको कैसे हो गया तो वो जवाब तो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब इंडिपेंडेंट टैक्स की जो कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, ऑडिटर हायर कर रहे हैं, उससे चीज़ें क्रॉस वेरीफाई में जाएंगी और अगर इदारे के अपने बंदों की मैलाफाइड इंटेंशन है अगर तो वो सामने आएंगी। बिल्कुल और ऐसे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनकी निशानदेही होगी, उन पर रिकवरी डलेगी और हमारे खजाने में कोई पैसे आएंगे, कुछ बेहतरी कुछ आएगी। बेहतरी चले आएगी। उम्मीद कर लें कि ये हो जाएगा। और ये तनख्वाहदार पे जो टैक्स है ना, जो हम हमेशा कहते हैं पिस रहा है, उनको भी थोड़ा ठंडा सांस आएगा कि किसी और पे भी कोई टैक्स की तरफ जा रहा है, हम पे सारी चीजें हमारी नहीं तो अदा हो रही। तनख्वाह बाद में आती है, पहले टैक्स पहले कटता है टैक्स जी। कटता हम इन्होंने ब्रेक कहना और दो हेडलाइंस गिलियों के बाद आएंगे जी। हम अभी आपकी मुलाकात कराने वाले हैं पाकिस्तान का फख्र शाहजेब रन, जिन्होंने सिंगापुर में होने वाले शानदार मुकाबले में कामयाबी समेटी और वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। सो शाहजेब की तरफ हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड कांग्रेचुलेशंस। शाहजेब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कामयाबी ना सिर्फ आपकी है बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। सो क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी पर, आप कितने खुश हैं? जी बिल्कुल, ये जो है बहुत ही बड़ी कामयाबी है पूरे पाकिस्तान को और पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हिस्ट्री हैज बीन मेड और ये हमारे लोगों के लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। मुझे ये बताइएगा कितना मुश्किल मुकाबला था, किस तरह से इसकी तैयारी की और कितना जम के मुकाबला किया? ये जो है बहुत ही बड़ी फाइट थी। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करना और दुनिया के सबसे जो बड़े मार्शल आर्ट्स लीग है उसमें मेन इवेंट में फाइट करना इट सेल्फ ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो ये बहुत ही टफ फाइट थी और जो मेरा ओपोनेंट था वो ब्राजील का था और वो जो है बहुत ही टॉप फाइटर था। वो जो है लाइट वेट रैंकिंग में टॉप 10 में आता है और दुनिया में नंबर 1 फाइटर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टफ फाइट थी। अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और मैंने जो है वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के नाम कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब आपके मुद्दे मुकाबिल भी आपको नजर आ रहा हो कि अच्छा खासा बड़ा नाम मौजूद है, टॉप फाइटर मौजूद है, सो मुझे बताएं जब फील्ड में जाते हैं क्या सोचते हैं, क्या चल रहा होता है जहन में, कितना फोकस होना पड़ता है? बिल्कुल, ये जो है हमारा जो स्पोर्ट्स है इसमें आप मिली सेकेंड का अगर मिस्टेक करेंगे तो आपकी फाइट जो है बिल्कुल चेंज हो सकती है। ये जो है मिली सेकेंड्स का गेम है, इसमें जो है आपको पूरा जो है फाइट में फोकस होना पड़ता है और जो है आपके अपने अपोनेंट के जो टैक्टिक्स है उसको समझना पड़ता है और उसको काउंटर करके अपने जो है अटैक आपने करना होता है। ये बहुत ही टफ स्पोर्ट्स है। ये जो है सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं, मेंटली स्पोर्ट्स भी है। आप जो है इसमें मेंटली प्ले करते हो। अगर आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक करेंगे तो आपकी गेम जो है बिल्कुल, आपके जो रिजल्ट्स है वो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही मजे का गेम है और दुनिया का सबसे सख्त स्पोर्ट्स है और टफेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, मुसलसल कामयाबियां माशाल्लाह से आप समेट रहे हैं। सो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, क्या मजीद करना चाह रहे हैं? वर्ल्ड चैंपियन बनना सबका ख्वाब होता है, इस ख्वाब के आगे भी कुछ है? जी बिल्कुल, अभी तो ख्वाब मेरे स्टार्ट हुए, अभी तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अभी तो है बहुत आगे जाना है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। नेक्स्ट मेरी इंशाल्लाह फाइट आ रही है दिसंबर में जिसमें मैं जो है अपने टाइटल को यूनिफाई करूँगा और वो भी मेरा अपोनेंट जो है वो ब्राज़ीलियन अपोनेंट है और ये फाइट जो है दुबई में होने वाली है दिसंबर में। तो ये जो है फाइट दुनिया में सबसे हमारे जो कराटे कॉम्बैट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फाइट होगा और ये जो है जो मेरा अपोनेंट है वो काफ़ी टफ अपोनेंट है। वो जो है 4 साल से वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, तो मैं भी वर्ल्ड चैंपियन हूँ। तो दोनों वर्ल्ड चैंपियंस का फाइट होगा और ये जो इसमें यानी कड़ा मुकाबला देखने में आएगा। सो मुझे ये बता दें
माशाल्लाह से आप बड़े मुकाबले जीत रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। पाकिस्तान में क्या वो बैनुल-अक़वामी सतह की ट्रेनिंग दी जा रही है? जो नए आने वाले हैं एमएम फाइटर्स जो आ रहे हैं, उनके लिए क्या सहूलियात जो आप समझते मिसिंग हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसे बहुत नाम हमारे सामने आए। बिल्कुल जो है आप अगर बात करें, मैं अभी जो है मायामी मूव हो गया हूँ। वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग फाइट्स के लिए मैं जब प्रिपेयर करता हूँ तो मैं अमेरिका जाता हूँ। वहाँ पे मैं अपने ट्रेनिंग कैंप्स का जो है स्केड्यूल करता हूँ और कंटिन्यू रखता हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है हमारे फाइटर्स में और अमेरिकन जो फाइटर्स है, जो बाकी दुनिया के फाइटर्स हैं, उनमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है। वो जो है साइंस के साथ साथ चलते हैं और साइंस उनकी गेम में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। हर चीज़ उनका साइंस होता है, उनका न्यूट्रिशन, उनका डाइट, ट्रेनिंग। उनके जो कोचेज होते हैं वो जो है आपको ट्रेनिंग करवाते हैं बाकायदा साइंस के थ्रू। आपकी बॉडी को स्टडी करते हैं, आपकी बॉडी की क्या नीड्स है, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करते हैं, वो सब वो स्टडी करते हैं। तो हमारे अंदर हार्ड वर्क तो हम बहुत करते हैं, हार्ड वर्किंग, हमारी कौम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो हमें जो है स्मार्ट वर्क की तरफ भी आना चाहिए। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बहुत, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करना चाहिए। और हमें जो है हमारे जो कोचेज है वो बाहर से, अगर हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स को जो है इम्प्रूव करना है तो हमें जो है बाहर से कोचेज लाने पड़ेंगे। उनको हमारे कोचेज के साथ ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि हमारे कोचेज उन कोचेज से सीख सके और हमारे जो पाकिस्तान की जो टीम्स होती है उनके साथ अप्लाई कर सके। बेशक, बहुत अच्छा आपने मशवरा भी दे दिया है। शाहजेब, हमारे देखने वालों को हमने ये बताना है कि ये जो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग ही करते हैं या कुछ और भी करते हैं? मुझे बताएं, क्या आपका रूटीन का शेड्यूल रहता है? जी बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत ही मुश्किल है, हर किसी की बस की बात नहीं। आप जो है रीजनल सिर्फ जीतिए वो बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड चैंपियन के लिए आपको जो है सेक्रीफाइसेस बहुत करनी पड़ती है। उसमें आपको जो है अपना सोशल जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है। आपको जो है सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ता है, आपको स्टडी करना पड़ता है, आपको जो है अपनी बॉडी को स्टडी करना पड़ता है, आपको पूरी गेम को समझना पड़ता है। आपको जो है सिर्फ फोकस होना पड़ता है कि आप जो है हर दिन इम्प्रूव करें। अपने आप को देखना पड़ता है, अपने वीडियोस को देखना पड़ता है कि यार मेरे अंदर क्या मिस्टेक्स है। और हमारा जो लाइफ है, मेरा जो लाइफ है वो बिल्कुल सिंपल है। मैं जो है अपने अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ और ज़्यादातर मैं ट्रेनिंग में होता हूँ। जिम जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, घर आता हूँ, मैं सो जाता हूँ, कुछ खा के सो जाता हूँ, अपनी बॉडी का ख्याल रखता हूँ, फिर उसके बाद वापस मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। अगर ये रूटीन आप फॉलो करेंगे, फोकस रहेंगे, तो तभी आप अपने इस रूटीन को फॉलो करने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं ना। आपकी सोशल लाइफ कोई नहीं रहती, बस आपको अपने काम पर और अपने जो एक आपने गोल बना लिया है उसकी तरफ आपको फोकस्ड रहना पड़ता है। फाइटर्स के बारे में लोगों का ख्याल होता है बड़े गुस्से वाले हैं। सो आप भी क्या गुस्से वाले हैं? कोई बात करे तो जाए कहाँ, और मार तो नहीं देते अगर कोई अच्छी बात ना लगे तो? असल में स्पोर्ट्स आपको जो है डिसिप्लिन सिखाती है। मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था, लेकिन जब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया है मैं बिल्कुल डिसिप्लिन हो चुका हूँ। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको सिखाती है कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करो, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करो। तब अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन तब भी बन सकते हो जब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकोगे। आप जो है डिसिप्लिन रहोगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। अपना ट्रेनिंग स्पोर्ट्स को छोड़े आप किसी चीज में भी कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। और वो जो आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल बताया है, डे रूटीन बताई है, उसके मुताबिक लग रहा है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे हैं। गुड लक शाहजेब, थैंक यू सो मच। बिलाशुबा आप पूरे पाकिस्तान का फख्र हैं और आने वाले मुकाबलों के लिए भी हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। इसी तरह बिया समेटते रहें और पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस बनते रहें। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है जी वर्ल्ड साइकोथेरेपी डे। वर्ल्ड साइकोथेरेपी डे मनाने का मकसद क्या है? ये साइकोथेरेपी होता क्या है? आजकल हम हर बंदे को देख रहे हैं वो ज़हनी तनाव का शिकार है, चाहे स्कूल जाते बच्चे हैं, चाहे दफ्तर में जाते लोग हैं, चाहे कारोबार में जाते, इवन घर बैठी खवातीन भी किसी ना किसी मसले से ज़हनी उलझाव का शिकार रहती हैं। सो ये आपकी पूरी लाइफ क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है जब आप यहाँ से रिलैक्स नहीं होते। इवन आप किसी पॉजिटिव मामले पे भी अगर मुसलसल सोची जा रही है ना, तो आपकी टेंशन बाकी कामों से हट जाती है और आप अच्छे तरीके से अपनी रूटीन के काम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप डिस्टर्ब रहते हैं, आपका दिल नहीं करता किसी से बात करने को,
एक तो ये लोग हैं, एक वो लोग हैं मुसलसल चिड़चिड़े रहते हैं, थकावट का शिकार रहते हैं। ये थकावट सबसे पहले यहाँ से होती है। सो साइकोथेरेपी है क्या, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? हमारे साथ माहिर नफ्सियात नाजिश फरीद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। ये साइकोथेरेपी मुझे पहले बता दें क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो साइकोथेरेपी है बहुत अच्छा, आपने आज नेशनल साइकोथेरेपी डे है। ये 2012 में कुछ थोड़े से प्रोफेशनल्स थे एंड स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलके ये क्रिएट किया था डे, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि साइकोथेरेपी की तरफ जाना चाहिए और क्या होती है। अब साइकोथेरेपी सबसे पहले मैं आपको बताऊं होता क्या है। साइकोथेरेपी होता है जी, एक आपकी दो लोगों के बीच में 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है जिसको हम टॉक थेरेपी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये आपकी एक बिल्कुल नॉन जजमेंटल स्पेस होती है जिसके अंदर आप मुझसे अपना ऑथेंटिक सेल्फ लेके आएंगी और मुझसे बात करेंगी। तो आपका और मेरी कॉन्वर्सेशन, हम दोनों के जॉइंट एफर्ट की वजह से सॉल्यूशंस हम निकालेंगे। अच्छा। हम इश्यूज़ को आपके इश्यूज़ हैं उनको आप बेहतर करेंगी और साइकोथेरेपी से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। ये तो हर किसी को आई थिंक ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी ज़हनी उलझनों में रहते हैं, बहुत सारे डिसीजन नहीं हम ले सकते, बहुत सारी अपनी गलतियां करके हम सोच रहे होते हैं कि भाई अब इसको कैसे सुधारें, बहुत सारे लोग नाराज। अच्छा, ये समटाइम फ्रेंड्स भी आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आपको जिस तरह होता है, आप बड़े ब्लेस्ड होते हो कि आप अपने माँ बाप से बात कर लो या आप अपने दोस्तों से बात कर लो, आधा तो दिल वैसे ही हल्का हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा आपके पास्ट के कोई ट्रॉमाज होते हैं, आपको एंगर इश्यूज होते हैं, आपका कोई चीज़ों का ना, हर चीज़ का कोई रूट कॉज होता ही होता है। किसी को अब्यूज है, किसी को मे बी घर में इन्वायरमेंट ऐसी है, माँ बाप की लड़ाइयों की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, स्कूल में टीचर्स की वजह से, बुली की वजह से, कंपैरिजंस की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो ये चीज़ें ना हम इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, मैं आपसे एज ए फ्रेंड बात तो कर दूंगी, दिल हल्का होगा, आप मुझे कहोगी कि हाँ हाँ नाजिश ये करो, ऐसे करो, लेकिन मैं इमोशनली मुझे समझ नहीं आ रही होगी कि ये इसका रूट कॉज क्या है और इसको मैं कैसे रेगुलेट करूं और मुझे अंदर अवेयरनेस कैसे आए और मैं नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ कैसे लेके आऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस पे फिर आपके आता है जी माहिरीन का रोल। सो मुझे ये बता दें, किन लोगों को ज़रूरत होती है साइकोथेरेपी की? कुछ आप अगर प्रोमिनेंट चीज़ें बताना चाहें ताकि हम बताएं कि ये चीज़ें जो हैं आपको रिलैक्स कर सकती हैं। अच्छा, देखिए, हमने साइकोथेरेपी बात की है तो मैं मेंटल हेल्थ की ज़रूर बात करूँगी। अब मेंटल हेल्थ हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह हमारी फिजिकल हेल्थ। तो हम लोगों को पागल कहना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, दवाई लेते हैं, पेट दर्द है, कोई शुगर का मसला है, हार्ट का मसला है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। इसी तरह मेंटल हेल्थ को आपको इम्पोर्टेंट, हम कहते हैं फला बंदा साइको है, बिकॉज हमने जैसे आपको, और लोग छुपाते हैं। लोग कहते हैं जी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी प्लीज़ बताना मत या बात ना करना, बिकॉज वो नॉर्मलाइज है ही नहीं। हमारे पाकिस्तान में ये इतना बड़ा स्टिग्मा है, इतना बड़ा टैबू है कि उनको लगता है वही लोग जाते हैं जो पागल लोग हैं। ऐसे ही। हाँ, लेकिन जो ब्रेव स्टेप टुवर्ड्स साइकोथेरेपी आना एक बहुत बड़ा ब्रेव स्टेप है। अब बहुत सारे लोगों को एंगर इशू होता है ना। आप एक काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हुआ, उसको अच्छे तरीके से भी निपटाया जा सकता है ना। किसी को अच्छे तरीके से भी, चीखना चिल्लाना, रवैया एकदम से तब्दील हो जाना, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होते हैं ना, मूड स्विंग्स होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहे होते कि मैं आपसे पल में तोला पल में माशा। आप अपने घर में कई बार देख लेते हो, फ्रेंड्स में देख लेते हो, मूड फ्लक्चुएशन हो रही है, अभी आप अच्छे हो, एकदम से गुस्सा आ जाएगा, तो वो उसका कोई ना कोई रूट कॉज होता है। तो जब आप साइकोथेरेपी करते हो तो आपको उसका रूट कॉज पता चलता है कि क्यों गुस्सा आ रहा है। क्या मुझे बचपन में पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू था, किसी रिलेशनशिप में इशू था, या स्कूल में मेरी मॉकिंग होती थी, या मैं बुली होता था, या मुझे एहसास कमतरी है, या मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो आप जब अपने मूड को रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते, आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, ना आपकी ग्रोथ होएगी और ना आप फिजिकली नॉर्मल हो सकोगे, बिकॉज मेंटली नॉर्मल नहीं हो। वर्क प्लेस पे आपका ध्यान नहीं होगा, बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा, औरतें बेचारी जो घर में काम कर रही हैं वो सारा वक्त आवाज़ार रहेंगी। तो ये बहुत, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत लाइफ में साइकोथेरेपी की, जो कि लोग इसको बहुत अंडररेटेड लिया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। एक चीज़ तो हम यहाँ पे वाजे कर दें, जिन लोगों को साइकोथेरेपी की ज़रूरत है या जो लोग जाते हैं उनको पागल नहीं कहना चाहिए।
ये चीज़ों, क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर चीज़ों का हो चुका है ना, एक टाइम में 10 परेशानी जब आपकी होती है ना, तो मेरे ख्याल से हर बंदे को साइकोथेरेपी की जरूरत है, बिल्कुल हर बंदे को जरूरत है। तो क्या ये सेशंस पर अच्छा, ये सेशन जो बिल्कुल जिससे आप टॉक थेरेपी है 1 आवर का यूजुअली सेशन होता है, ठीक है। आप आओगी, मेरे से बात करोगी, क्योंकि आप कई दफ़ा लोग आते हैं वो 1 घंटे में इतना कुछ बोल देते हैं, इतना कुछ आपका रिप्रेस्ड मटेरियल दबाया होता है कि वो बोलते जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई दफ़ा आपके क्या होते हैं, थॉट्स आते हैं, आपके बिहेवियर होता है, बिहेवियर से आपके वो हैबिट बनना शुरू हो जाती है ना, उदास रहना, सैडनेस रहना, गुस्सा आना, वो आपका पैटर्न बन जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग ना टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं टेक्निक्स जिस तरह होती हैं 3-4 किस्म की होती हैं, जैसे एक CBT है, उसके अंदर ये होता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ रही हैं वो रीफ्रेम करते हो पॉजिटिव में। अच्छा, साइकोथेरेपी का ये बड़ा फ़ायदा है, उसके अंदर एक साइकोडायनेमिक अप्रोच होती है, ह्यूमनिस्टिक। साइकोडायनेमिक में होता है कि हमारे अंदर कई दफ़ा अनकॉन्शियस मेमोरी के अंदर हमारी थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा होता, वो आप कॉन्शियस में लेके आते हो, आपको समझ अपने आनी शुरू हो जाती है। सही। देन ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, उससे आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है, आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम दूसरों को तरजीह देते हैं। आपको अपने आप को समझना, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप कहाँ पर क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें सेल्फ लव सिखाया नहीं जाता ना, हमें साइकोथेरेपी के थ्रू सेल्फ लव पता चलता है कि दूसरों को तो तरजीह दे रहे हैं, दूसरों के लिए काइंडनेस दिखा रहे हैं, वैसी ही काइंडनेस अपने लिए नहीं हम दिखाते। लेकिन इतनी काइंडनेस भी अपने लिए नहीं होनी चाहिए कि आपको बस लगे कि आप ही ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी मतलब इतना लोग अपने आप पर वो करते हैं कि हर दूसरा बंदा परफेक्शन मेरे अंदर है, कुछ लोग। अच्छा, वो भी मैं आपको बताऊं, जब हम ये साइकोथेरेपी करते हैं ना, तो एक वर्ड होता है नार्सिसिस्ट। वो ये होता है, वो कहते हैं कि जी अभी हमने मुंह से निकाला है, अभी पूरा हो जाए, और उनको नो सुनने की आदत नहीं होती है। उसका भी बैकग्राउंड होता है। उसका क्या बैकग्राउंड होता है? जो लोग अंडर ग्रेटिफाइड होते हैं, जिनको टेंशन नहीं मिली होती, या फिर जो लोग बहुत ओवर ग्रेटिफाइड, मेरा मुन्ना, मेरा काका, नहीं 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 नहीं, इसने मुंह से निकाली, चलो चलो फौरन दूध दे दो, चलो चलो फौरन। उनको सारी जिंदगी ये सब कुछ चाइल्डहुड से चला आ रहा होता है। बिल्कुल। सो मुझे ये बता दें कि लोग बार बार सेशन लेने से भी तंग आ जाते हैं, इसकी क्या कोई मेडिसिन भी होती है? लोग कहते हैं कि हम क्या कितना कितना हम बैठ के गुफ्तगू। अच्छा देखिए, मेडिसिन जो है ना, मैं हमने बनाना होता है ना चीज़ों। हाँ, मेडिसिन जो है ना, मैं बड़ा खिलाफ हूँ मेडिसिन के पीछे। कई लोग मेडिसिन पे, वो बड़ा शॉर्ट टर्म एक चीज़ होती है, लेकिन जो साइकोथेरेपी है ना, स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको उसका इफेक्ट होता है, और लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा होता है। कई लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, सिगरेट, कई लोग दवाइयों पे, स्लीपिंग पिल्स पे, कई लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप अपने आप को जो है ना, उसको ध्यान हटाने के लिए करते हो, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम होता है, आप प्रॉपर हीलिंग नहीं आपकी हो रही होती। और प्रॉपर हीलिंग के लिए ज़रूरी है हर किसी के लिए। अब आपने जिन लोगों का जिक्र किया, जो इश्यूज बताए साइकोथेरेपी से, मेरे ख्याल से हम सभी को ज़रूरत है साइकोथेरेपी की अपनी लाइफ में। अगर आप थोड़ी सी मुश्किलात को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सबको इस तरफ जाना चाहिए, ताकि आप खुद भी रिलैक्स महसूस करें। ये दिमाग ठीक होगा तो बहुत सारे मसाइल आपकी ज़िंदगी में हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत सारे पेरेंट्स शिकायतें करते हैं कि हमारे बच्चे कुन ज़हन हैं, हमारे बच्चे खाना ठीक से नहीं खा पाते, हमारे बच्चे सबक सही से नहीं याद कर पाते, या बच्चे ज़हनी तौर पर इतने एक्टिव नहीं हैं, और फिर इसके साथ साथ बच्चे लेज़ी रहते हैं। वो हाइट के इशू बच्चों के बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं कि बच्चों की हाइट सही तरह से, ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसे में हर कोई चाहता है कुछ ऑर्गेनिक पता चले, दवाइयों से हटकर हमें कुछ बताया जाए जिससे हम अपने बच्चों की ज़हनी नशोनुमा साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा में बेहतरी ला सकें। तो हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे नुस्खे बताएंगे जिससे आपके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होगी, ना आपके बच्चे लेज़ी रहेंगे, अच्छे तरीके से सबक याद कर सकेंगे। हकीम अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि बच्चों की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पा रही, और सबसे बड़ा इशू आ रहा है
कि दिमागी कमजोरी है। जी, जी। सबसे पहले दिमागी कमजोरी पे बात कर लेते हैं, क्या करना है पेरेंट्स को उसके लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस दौर में बहुत बड़ा अलमिया है कि बच्चों के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उनको हम जो है ना संजीदगी से नहीं लेते। मतलब बच्चा स्कूल से भी कंप्लेन आती है बच्चा आपका वीक है, या घरों में भी अंदाज़ा हो जाता है, तो माँ बाप को चाहिए इसके अंदर आप बच्चे का जो लाइफस्टाइल है या बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रेस लेवल ऐसा है, सबसे पहले उसको दूर किया जाए। और बाद में जो ग़िज़ाई कमोबेशी हैं, मिसाल के तौर पे कई बच्चे ऐसे हैं जो सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। देखें, ज़हनी नशोनुमा बेहतर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटामिन अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, वो वाइटामिन जब हमें प्रॉपर डाइट के ज़रिए नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेस भी आएगा, उसमें लॉस ऑफ मेमोरी भी आएगी, उसमें बच्चे जो हैं वो उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है वो बाकी बच्चों की निस्बत कमज़ोर भी हो। अच्छा, तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत अहम है, जिसके अंदर हम अक्सर वालिदैन को कहते हैं कि आप बच्चों को सुबह नाश्ते में ना बादाम और किशमिश लाजमी दें। अच्छा। बच्चा जो भी नाश्ता करे, वो चाहे फल फ्रूट खाता है, दूध पीता है या किसी भी चीज़ का नाश्ता करता है, 7 बादाम और 7 अदद किशमिश बच्चों को आप डेली बेस पे दें। ठीक है। ठीक है। अगर बच्चा नाश्ते में नहीं भी खाता है तो उसको आप एक किसी उसके टिफिन में डाल के दे दें कि स्कूल में वो खा लें। नंबर 1, इससे बच्चे की इसके अंदर क्या है जी, B12, इसके अंदर जिंक है, और जिंक आपको पता है दिमाग की जो खुलियात हैं, सेल्स हैं, उसकी खुराक भी है। और जो बी सीरियल की जितने भी वाइटामिन हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जितने डीजेनरेटिव चेंजिंग्स हैं, हमारे जो ट्रांसमीटर्स हैं, हमारे जो न्यूरॉन हैं, उनको तकवीत देते हैं। ठीक है। तो इसमें एक तो ये बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया जाए। दूसरे नंबर पे ऑलिव्स, जैतून, बच्चों को ये आदत डाली जाए कि वो एज अ सैलड पूरे दिन में को 3 अदद ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स बिलखसूस, 2 किस्म के होते हैं, ब्लैक होते हैं, ग्रीन होते हैं। ब्लैक अक्सर ये पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर उसकी टॉपिंग होती है, जो ग्रीन ऑलिव्स है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पूरे बच्चों की न्यूट्रिशन मौजूद है। अच्छा। हाँ। अच्छा, पहले वक्तों में आपको ये बताएं कि हमारे वालिदैन जो कोहना जो हमारे पुराने वालिदैन होते थे वो अपने बच्चों को पंजीरी देते थे। पंजीरी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि पूरी बॉडी के जितने मिनरल्स हैं उसकी तमाम न्यूट्रिशन इसके अंदर पोशीदा है। अच्छा। और पंजीरी क्या होती है? पंजीरी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि इस दौर के वालिदैन कहें कि जी पहले बुजुर्ग तो बनाते थे, हम नहीं बना सकते। पंजीरी जो है ना वो बेसिकली आप ये देख लें कि देसी घी के अंदर आप ये जैसे ये यहाँ पे मौजूद है हमारे पास मखाने हैं, फूल मखाने हैं, फूल मखानों को आप थोड़ा सा दरदरा करके ग्राइंड करके तो देसी घी के अंदर उसको वो फ्राई कर लें, रोस्टेड कर लें। उसके बाद जो भी मौसमी आपके नट्स हैं, जिसके अंदर अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, ये सारे जो ड्राई फ्रूट मौसमी जो अवेलेबल हैं वो भी थोड़े थोड़े डाल लें। और उसके बाद उसमें जायके के लिए जो है ना उसको ग्राइंड करके तो शक्कर जो है हस्बे जायका जितनी भी बच्चे वो मिला के आप यकीन कीजिए जिस बच्चे ने 1 टेबल स्पून पंजीरी खा के वो स्कूल चला गया, अगर वो शाम तक कुछ नहीं भी खाएगा ना तो उसकी बॉडी की न्यूट्रिशन पूरी है। सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो वालिदैन को इसका एहतमाम करना है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि आजकल वालिदैन अपनी सुबह उठने की आलकस में बच्चों को बिस्कुट दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं, और वो वहाँ से पैसे से बोतल पी लेता है, तो उस बच्चों की क्या नशोनुमा होनी है। और इस टाइम हमारा पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके अंदर अगर टेक्निकली भी अगर आप देखें तो अगर आपकी बॉडी के अंदर सुबह का नाश्ता वाहिद ऐसा नाश्ता है जो जुज़े बदन बनता है, पूरे दिन की खुराक एक तरफ और सुबह का नाश्ता एक तरफ। बिल्कुल। तो सुबह के नाश्ते का जो एहतमाम है, और बिलखसूस हमारे ये जो बच्चे बच्चियाँ कॉलेज में जाती हैं या स्कूल गोइंग हैं, ये लोग नाश्ता भी नहीं करते। ये घर आके जो है ना ब्रेकफास्ट और जो लंच है वो इकट्ठे करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी की वजूहत है। सही। तो हमने आप पूछ रहे हैं जी बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए कौन सी चीज़ें सब माएँ घर में बना सकती हैं, बच्चों के लिए इफेक्टिव भी हैं और साथ ही साथ हाइट का इशू भी अगर जिन बच्चों का है। सबसे पहले दिमाग तेज करने के लिए बता दें कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ये जो पीछे मैंने चीज़ें बताई हैं ये तकरीबन दिमाग तेज़ करने में बड़ी मुआमिन है। लेकिन इसके अंदर जो एक बेस्ट चीज़ है, बच्चों का जब शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है, चाहे वो लो में जाए या हाई में जाए, तो उस सूरत में भी आपकी नशोनुमा में फ़र्क पड़ता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास बेहतरीन चीज़ खजूर है। आप बच्चे को पूरे दिन में एक बार 2 या 3 अदद खजूर लाजमी दें। ठीक है। तो उससे आपकी ज़हनी नशोनुमा बेहतर रहेगी। ठीक है। इसके अलावा आपको बताया कि ये जैसे बादाम है, किशमिश है, इसी तरह आपकी ये मेवाजात और भी हैं, जैसे अखरोट है। गर्मी हो या सर्दी हो, 1 अखरोट बच्चा डेली खाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाई में भी तेज़ होगा, उसकी नज़र भी बेहतर होगी और फिजिकली तौर पे भी वो उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी
जो है ना प्रेजेंट करेगा वो बच्चा। अच्छा, मुझे ये बता दें, हड्डियों की कमजोरी जिन बच्चों को होती है, जी जी, जिनके नशोमा ठीक नहीं हो पा रही होती, देखिए हड्डियों की कमजोरी के लिए ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हड्डियां वीक होती हैं। उसके अंदर दूध हमारे पास बहुत बड़ा जरिया है, रिच सोर्स है कि बच्चों को दूध की आदत डाली जाए। इसी तरह गोश्त, मीट, और मीट के अंदर फिश जो है ना, जिसमें ओमेगा 3 है, विटामिन डी है, ये जो फिश के नगेट्स भी आ गए हैं, फिश के जो है ना गोश्त को बड़े अच्छे तरीके से फ्राई करके आप बच्चों को दे सकते हैं। उससे बोन डेंसिटी के इश्यूज ठीक होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी बच्चों की। और तीसरे नंबर पे जो बादाम है ना, इसके अंदर भी हड्डियों को मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। जो बच्चे बादाम खाते हैं वो आम बच्चों की नजर उनके मसल और असाब मजबूत होते हैं। सही। अच्छा, एक जी जी, ये आपके सामने तिल पड़े हैं, जी, सौंफ है, अगर इनको हम मिक्सचर करके कोई जी, पाउडर बना लें। हाँ जी, ये जितनी चीजें भी हैं, मिसाल के तौर पे सफेद तिल जो है ना पूरी न्यूट्रिशन है। आप बच्चों को कोई भी, अगर आप मिसाल के तौर पे क्वांटिटी इनकी बता दें, जी, कितनी कितनी चीजों का मिक्सचर। एक साबूदाना, पहले वक्तों में इसको एक रिच सोर्स कहा गया था। ये साबूदाना, ये वो बीज हैं, ये वो वाइट दाने हैं मोती की तरह के, जो इंसान को सबसे ज़्यादा तकवीत देते हैं हड्डियों के लिए, असाब के लिए। और आपको पता है इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इम्यूनिटी का है। जिस शख्स का इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा वो बीमारियों से उतना बचेगा। सही। तो साबूदाना की खीर बच्चों को मस्त दें वालिदैन, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इसको लाजिम करार दिया जाए कि साबूदाना की खीर बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह ये खजूरों का इस्तेमाल, ये देखें तरह तरह की खजूरें हैं, बच्चों का इस्तेमाल करवाएं आप, बेहतरीन चीज़ है। और ये जो तिल हैं, ये आप बच्चों को, कोई भी बच्चे लंच वगैरह करते हैं, कोई भी मसलन एग है, एग के अंदर उसको आप फ्राई एग में थोड़ी बहुत तिल डाल सकते हैं, दूध के साथ तिल दे सकते हैं। फिर ये बच्चों को, जिन बच्चों अच्छा, को पाउडर भी बना के दे सकते जी, हैं। इसका पाउडर बना के, जो बच्चे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, यानी जिन्हें बेड वेटिंग के इश्यूज हैं, बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं बच्चे, उनके लिए बेहतरीन चीज है। अच्छा। सफेद तिल जो है ना, इसका बच्चों को वैसे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जैसे मैंने बताया पंजीरी में भी इसको आप डाल सकते हैं। तो ये बड़ी मुआविन साबित होगी। एक सौंफ बड़ी कॉमन चीज है। अच्छा, सौंफ को आप घर के अंदर कूदा मिश्री के साथ मिक्स करके तो आप इसको रख लें और अपने टेबल पे रख लें। बच्चा जब आए वो थोड़ा खाता रहे, आप भी खाते रहें, आपको देख के बच्चा भी खाएगा। तो सौंफ ज़हनी नशोनुमा के लिए, असाब के लिए, और पट्ठों के लिए, और इवन जीएटी सिस्टम के लिए, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, सौंफ के इस्तेमाल से उनकी एपिटाइट बेहतर हो जाएगी। तो ये वो सारी कुदरती चीज़ें हैं जो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ये देखें इंजीर, अल्लाह पाक ने कुदरती चीज, जिसका कुरान में भी जिक्र है, अल्लाह ने इसमें शिफा भी रखी है, और अल्लाह पाक ने कुरान में इसकी कसम भी खाई है। तो ये इतनी बाबरकत चीज है। इंजीर आप बच्चों को डेली बेड टाइम पे एक इंजीर दें। ठीक है। इसके अंदर रिच सोर्स जिंक है, विटामिन डी है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है। तो आप ये देखें कि ये वो इसी तरह से दे देनी है कि ये एक अदद इसकी जो है ना दूध के साथ दे दें, वैसे दे दें, एज आ स्वीटिश दे दें। तो ये आप यकीन करें बच्चों की जनरल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। ठीक हो। बाकी आपने कद के लिए पूछा, कद के लिए हमारे पास एक मुरब्बा बांस होता है। बांस का मुरब्बा शायद यहाँ अवेलेबल हो, तो ये जो है ना, ये है जी अवेलेबल। ये जो बांस का मुरब्बा है, ये बच्चों के कद के लिए, जिन बच्चों के कद छोटे हैं वो इसको सुबह निहार में इसके पीसेस जो है सेब की तरह का ये होता है, 1-2 पीसेस या आधे सेब के बराबर खाना शुरू कर दें, तो 1.5-2 माह के बाद उन बच्चों की जो जनरल ग्रोथ है वो बेहतर होगी। बांस का मुरब्बा दिन में यूज करें। और ऑलिव्स जो हैं, ग्रीन ऑलिव्स जो है, ये देखें, ये ग्रीन ऑलिव्स हैं। ग्रीन ऑलिव्स बेड टाइम पे बच्चे 3 अदद खाएं, तो जिन बच्चों के कद रुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके कद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूँ कि रोगने बादाम, ये आप खुद निकलवा लें। बच्चे बाद को बादाम नहीं भी खाते, तो इसके 3, छोटे बच्चों को 3 ड्रॉप और बड़े लोगों को 7 ड्रॉप्स दूध में डाल के दे दें, तो अल्लाह के हुक्म से आपका बच्चा, आम जितने बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा सेहतमंद भी होगा, हेल्दी भी होगा, और नींद के इशू जिन बच्चों में है, और जिन बच्चों में फेस्टेशन बहुत है, यानी कि बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ापन है, या जिन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा खुश्की है या सो नहीं पाते, उनके लिए रोगने बादाम नेमत खुदावंदी। सही। तो ये बच्चों के लिए बड़ी मुफीद चीजें हैं। इन चीजों के इस्तेमाल से बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। सही। सो मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों? मैसेज मेरा सबसे अहम यही है कि बच्चों को वालिदैन जो है ना अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनकी साइको को समझें, उनके अंदर जो इश्यूज हैं, जरूरी नहीं कि उनके अंदर कोई इश्यूज किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो। मुमकिन है वो डेफिशिएंसी आपके प्यार की हो, आपके लगन की हो,
आपके एतमाद की हो, तो अपने बच्चों पे एतमाद करें, अपने बच्चों से प्यार करें, और अच्छा सेहत, अच्छा बच्चा माशरे में एक अच्छा विजन लेके आएगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और हमारा उम्मत मुस्लिमा भी जो है उसमें खैर पैदा होगा। बेशक आपको बच्चों को टाइम भी देना है, उनकी चीज़ों को समझना भी है, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, किस किस टाइम, सबसे पहले जितना नेचुरल चीज़ों की तरफ रहेंगे उतना आपके बच्चे जो हैं बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जी आपसे इजाज़त लेनी है, इंशाल्लाह कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम टाइम पर। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।